अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाज ज़ैदी और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन में सबसे पहले आपको अच्छी खबर दें। कौमी असेंबली में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान 3 दिन की जंग के बाद सीज फायर पर इत्तेफाक हो गया। वजीर दिफा परवेज खटक कहते हैं अब ना गाली चलेगी ना गोले, कोई अपनी सीट से नहीं उठेगा। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी बोले ईवान का वकार बरकरार रखना मुश्तरका जिम्मेदारी है। परवेज खटक से सहाफ़ी ने सवाल किया, हुजूर आप भी तो मुखालफिन की सफ़ों पर निशाने लगा रहे थे। वजीर दिफा ने जवाब दिया, उनकी टांग पर बोतल लगी थी जिसे उठाकर वापस फेंका, माफ़ कर दो। लड़ाई लड़ाई माफ करो, अपने दिल साफ करो। कौमी असेंबली में 2 दिन घमसान का रन पड़ा। कागजी गोलाबारी, बजट किताबों और सैनिटाइजर्स बोतल के हमलों के बाद सीज फायर पर इत्तेफाक हो गया। वजीर दिफा कहते हैं अब ना गाली चलेगी और ना गोले। उनके साथ ये फैसला हुआ है कि हमने असेंबली स्मूथली चलानी है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है, मेंबरान ने सही ज़ुबान इस्तेमाल करनी है, गाली गलोच नहीं होनी चाहिए, शोर शराबा कोशिश करें कि शोर शराबा ना हो। फवाद चौधरी ने कहा कि ऐवान का वकार बरकरार रखना मुश्तरका जिम्मेदारी है। अब ये जिम्मेदारी पार्टी लीडरशिप्स ने ली है कि वो अपने अपने पार्टी के लोगों को रोकेंगे। बहरहाल खुशकुन बात यह है कि हुकूमत और अपोजिशन एक मुआहदे पर पहुंच गए हैं और आज से पार्लियामान जो है वो मामूल के मुताबिक काम करेगा। गुज़िश्ता इजलास में वजीर दिफा परवेज खटक भी जारहाना मूड में नजर आए थे। आज सवाल हुआ कि हुजूर आप भी तो मुखालफिन की सफ़ों पर निशाने लगा रहे थे, तो यूं सफाई दी। देखिए ये चीज़ें होती रहती हैं। मैं बताऊं हुआ क्या। मैं वहाँ लॉबी से निकला, एक सैनिटाइज़र का बोतल मेरी टांगों में आके लगा नीचे, आपने देखा होगा, मैंने उठाया और खाली मैंने ऊपर फेंक दिया। तो ऐसे तो कोई नहीं, अगर आप मुझे मारेंगे तो ज़ोर से और मैं आहिस्ता से मार लूँ तो माफ़ कर दो। परवेज खटक और फवाद चौधरी का कहना था कि असेंबली स्पीकर को बाइख्तियार बनाने के लिए कमेटी की तश्कील पर भी इत्तेफाक हुआ है। और कौमी असेंबली का इजलास भी जारी है। मियाँ शहबाज शरीफ इजहार ख्याल कर रहे हैं। नहीं टूट सकता, मैं मानता हूं, लेकिन उसके लिए वो शुरुआत तो करें। मगर हुआ क्या जनाब स्पीकर कि इन 3 सालों में कर्जों के हवाले से क्या कुछ हुआ, मैं अभी आपको अर्ज करता हूं। मगर हम पे ये इल्ज़ाम दिन रात लगता था कि जी इन्होंने बरामदात को, एक्सपोर्ट्स को इन्होंने नहीं बढ़ाया, बिल्कुल वो एब्सोल्युटली प्लेटो है और इन्होंने फलां किया डमकान किया। इन्होंने क्या किया 2018 में, जहां पर जनाब स्पीकर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के मुकम्मल होने पर जो लेवल था एक्सपोर्ट्स का, उसके बाद आज तक इन 3 सालों में रुपए की कदर डॉलर के मुकाबले में 35% गिर चुकी है। 35%। और मैं आपको सिर्फ, मैं किसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को यहां पर नहीं लाना चाहता, सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि जब रुपए की कीमत 35% डॉलर के मुकाबले में गिरी तो आपकी जो इंपोर्ट्स हैं वो उसी हिसाब से वो महंगी हो गई। उसका मतलब यह है कि फिर हर चीज महंगाई की तरफ गई और फिर आपका जो कारोबार, ज़राअत, कारखाना, हर चीज उसकी मसनूआत महंगी हुई। बट लेट्स लीव दैट पॉइंट फॉर सम अदर टाइम टू डिबेट। अभी मैं खाली एक्सपोर्ट्स की बात कर रहा हूं कि 35% रुपए की कदर गिराने के बावजूद आज तक हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो 2018 के मुकाबले में नहीं बढ़ सकी। जनाब स्पीकर, कितनी बड़ी ये शूमी किस्मत है कि मुल्क को तो महंगाई के तूफान में इन्होंने बर्बाद कर दिया, लेकिन एक्सपोर्ट्स ये 3 साल में नहीं बढ़ा सके। इसी तरीके से जनाब स्पीकर, इन्होंने इन 3 सालों में 10,000 अरब रुपए से ज्यादा फिजिकल डेफिसिट किया है, यानी मालियाती खसारा। 10,000 अरब रुपए से ज्यादा इन 3 सालों में। और जिस हुकूमत को दिन रात ये क्रिटिसाइज करते हैं और कीड़े निकालते हैं, नवाज शरीफ के 3 अदवार 1990-93,
फिर 97 से लेकर 1999 और फिर 2013 से 18, इन 10 सालों में नवाज शरीफ के 3 एतवार का जो बजट खसारा है, जो फिजिकल डेफिसिट, वो एक तरफ, और इन 3 सालों का फिजिकल डेफिसिट उससे ज्यादा, कहीं ज्यादा है, कहीं ज्यादा है उससे। और फिर जनाब स्पीकर, हमें यह कहा जाए कि हम झूठ को सच कहें, तो यह हमारे लिए मुमकिन नहीं है। झूठ को झूठ कहा जाएगा और सच को सच कहा जाएगा। और जनाब स्पीकर, इन तमाम लग्जरीज को अडॉप्ट करने के बावजूद कर्जे ले लिए, फिजिकल डेफिसिट कर लिए, रुपए की कदर को कहीं का कहीं पहुंचा दिया। और आप जानते हैं उस जमाने में वज़रा ने कहा था कि रुपया जो है वो डिवैल्यू होगा, और उससे जनाब वो जो फ्यूचर में बेटिंग करते हैं, सट्टाबाज जिनको कहते हैं, उन्होंने दे हैड विंडफॉल कि रुपया जो है बहुत तेजी से गिरेगा, और उन्होंने जनाब सट्टाबाजी की। इससे कितना नुकसान पहुंचा, आई लीव दिस डिबेट फॉर सम अदर टाइम। फॉर द टाइम बिंग मैं ये कहना चाहता हूं कि जनाब स्पीकर, इन्होंने पाकिस्तान के लिए इन 3 सालों में किया क्या? कोई बड़ा नामवर अस्पताल बनाया, कोई यूनिवर्सिटी बनाई, कोई टेक्निकल यूनिवर्सिटी बनाई, कोई जनाब LNG का इजाफी टर्मिनल लगाया, LNG को कोई जो क्या कहते हैं जी, वो स्टॉक्स जिसको कहते हैं, क्या उसको कहते हैं, शायद स्टोरेज बनाई इन्होंने। और हकीकत यह, मैं अभी आऊंगा जब पावर सेक्टर के ऊपर, तो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्टोरेज ऑफ LNG एंड अदर इंपॉर्टेंट रीजंस हमारी बिजली में जो लोड शेडिंग हुई है, मैं उसकी तरफ अभी आऊंगा। इन्होंने किया क्या इन 3 सालों में? मुझे बता दें, मासवाए तख्तियां लगाई इन्होंने, मासवाए इन्होंने फीते काटे। और मैं आपको अगर 1-2 मिसालें दूं तो आपको यकीनन बतौर स्पीकर आपको हंसी भी आएगी और आप हैरान भी होंगे कि किस तरह जाकर इन्होंने तख्तियां लगाई और फीते काटे उन मंसूबों के ऊपर जो कि नवाज शरीफ के दौर में मुकम्मल हो चुके, चल पड़े। मैं कहता हूं कि ये भी काम कर लेते, मगर इसके अलावा कौम को कुछ करके तो दिखाते कि भाई हम आए हैं नया पाकिस्तान बनाने। नया पाकिस्तान तो नहीं बना सके, थोड़ा बहुत हमने दाल दलिया हमने किया है। जनाब स्पीकर, इनका दामन किसी भी हर हवाले से इनका दामन अमल से खाली है। उसकी वजह क्या है कि अगर किसी को माल बनाने का शौक हो तो वो अमल कहां से करेगा? असल बात यह है जनाब स्पीकर, मैं ये कह रहा हूं कि दामन अमल से खाली है, वगरना ये बड़ी जरी कौम है। आप इसका हाथ लेके चलें तो आपसे 10 कदम आगे चलने वाली ये कौम है, खुदा के फजलो करम से। और फिर जनाब स्पीकर, लंगर खाने बनाए, मेहमान खाने बनाए आप जरूर। हालांकि ये काम दुनिया में, चाहे पाकिस्तान है या सऊदी अरब है या शुमाल है, जनूब है, वहां पर जो साहिब हैसियत फिलैंथ्रोपिस्ट जो होते हैं वो ये काम करते हैं कि वो गुरबा के लिए वो मेहमान खाने में बनाते हैं, उनके लिए दवाइयाँ भी देते हैं, उनके लिए लंगर खाने में चलाते हैं। और होना चाहिए। आपको पता है कि यूरोप में वो जो सूप सिस्टम का पूरा बहुत चर्चा है, आप अच्छी तरह जानते हैं। यहाँ पर भी पाकिस्तान में सूबों में बहुत अल्लाह ने जिनको वसाइल दिए वो ये काम करते हैं। हुकूमत भी हाथ बटाए, कोई इसमें दो राय नहीं, लेकिन हुकूमत का असल काम तो है पॉलिसी मेकिंग। हुकूमत का असल काम है कि जो लंगर खानों में जो गरीब लोग खाना खाने जाते हैं उनको पाँव पे खड़ा करें और वो खुद अपने पाँव पे खड़ा करें। The aim is not। कौमी असम्बली का इजलास जारी है, मियाँ शहबाज शरीफ इजहार ख्याल कर रहे हैं। अब आपको ये बताएं कि हंगामा राय में मुलव्वस 7 अरकान के कौमी असम्बली में दाखिले पर पाबंदी ख़त्म कर दी गई है। हुकूमती अरकान में अली नवाज अवान, अब्दुल मजीद खान और फ़हीम खान के नाम शामिल हैं। अपोजिशन के रोहेल असगर, अली गौहर और चौधरी हामिद हमीद और आगा रफ़ीउल्लाह को भी ईवान में दाखिले की इजाज़त मिल गई। असम्बली सेक्रेटेरिएट और सिक्योरिटी अमले को पाबंदी के खात्मे से आगाह कर दिया गया है।
कौमी असम्बली में जो तूफ़ान बदतमीज़ी बपा हुआ, गालियाँ बकी गईं। नून लीग के रोहेल असगर से सवाल हुआ तो कहने लगे ये तो पंजाब का कल्चर है। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का रद्दअमल भी सामने आ गया। बोले पंजाब का कल्चर मोहब्बत और इज्जत का है, माओ बहनों को गालियाँ देने का नहीं। ताब का एहतराम और शुस्ता जुबान महज़्ज़ब सकाफत की पहचान है और कौमी नुमाइंदों का ऐवान मुक़द्दस मुकाम समझा जाता है, मगर हमारे यहाँ मुक़द्दस ऐवान अखाड़ा बन गया। बजट की किताब हथियार और जबानों से तड़ातड़ गालियाँ निकली। नून लीग के रहनुमा रोहेल असगर से पूछा गया, साहब ये क्या है? कहने लगे आपकी फैमिलीज ने भी, सबकी फैमिलीज ने देखा है कि गालियाँ देना अच्छा पंजाब का कल्चर है। फिर कहने लगे गुस्से में हो जाता है। सर ये आपने गाली देने को पंजाब के कल्चर से जोड़ दिया कि क्या होता है, गुस्से में आके बंदा कर जाता है। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने रोहेल असगर पर तनकीद करते हुए कहा कि पंजाब का कल्चर माँ बहनों को इज्जत देने का कल्चर है। अपना सियासी कद बढ़ाने के लिए अपनी सियासी लड़ाई में उन माओ बहनों बेटियों का क्या कसूर है कि आप उनको गाली दे रहे हैं? शहबाज गिल ने रोहेल असगर को पंजाबी में पैगाम भी दिया। कुछ हया करो शेख रोहेल असगर साहब, पहले तो अपने टब्बर की इज्जत रोल रहे हो, हुण पूरे पंजाब की पग नूं दाग ला रहे हो, कुछ हया करो। अब से कुछ ही देर में देखिए अलादीन पार्क की कब्जा कहानी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कराची में अलादीन शॉपिंग मॉल और पवेलियन एंड क्लब गिराने का काम तीसरे रोज भी जारी है। केएमसी हुकाम का कहना है कि काम 3 शिफ्टों में मुकम्मल करेंगे। फेडरल बी एरिया ब्लॉक 15 में ST14 के मुतासरीन ने एहतजाज किया। रिपोर्ट कर रहे हैं खुर्शीद आलम। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद एक्शन का तीसरा रोज अलादीन शॉपिंग मॉल को गिराने का काम जारी। केएमसी अफसर कहते हैं काम जल्द अज जल्द मुकम्मल करेंगे। पूरा ये 52 एकड़ जो है अलादीन पार्क जो है वो इसमें तजावुज़ात के में भरा हुआ है। हमने सोचा है कि इसको नाइट का भी प्रोग्राम रखें यहाँ पर और डे का भी, यानी 24 आवर्स पे काम चलें। फेडरल बी एरिया ब्लॉक 15 में लियारी नदी की जमीन पर कायम मकानात के रिहायशियों ने राशिद बिनात रोड पर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने दावा किया कि उनके पास अपने मकानों की लीज मौजूद है। हमारा घर लीज है, गैस का बिल, बिजली का बिल प्रॉपर हम अदा कर रहे हैं। जब हम लीज है, हमारे मकानात लीज है, हम कानूनी तौर पे यहाँ पे रह रहे हैं। लीज है, घर मीटर लगे हैं, बिजली के, गैस के, असी ख्वार हो रहे हैं छोटे छोटे बच्चे को। किसी नाखुशगवार सूरत हाल से निपटने के लिए पुलिस की भारी नफरी मौके पर मौजूद रही। कैमरामैन फैसल आगाई के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। आगे आ रहा है वजीर आला सिंध की चिड़। साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर कहते हैं जब अलादीन पार्क की जमीन का मुआहदा हुआ उस वक्त हुकूमत पीपल्स पार्टी की ही थी। इल्जाम लगाया कि मुराद अली शाह के वालिद की हुकूमत में अलादीन की जमीन का भारी रिश्वत के एवज मुआहदा किया गया। इस दौर में पीपल्स पार्टी के लगाए हुए एडमिनिस्ट्रेटर थे, मुंतखब बल्दियाती हुकूमत नहीं थी। समा से गुफ्तगू में वसीम अख्तर ने मजीद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। वगैरह सबको कुछ पता ही नहीं है, ये बड़ा टाइम चाहिए इनको कुछ सीखने में। जब ये बहुत छोटे थे, इनके वालिद चीफ मिनिस्टर थे सिंध के 95 में, उस वक्त के एडमिनिस्ट्रेटर पीपल्स पार्टी के लगाए हुए थे। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं थी। तो इनके वालिद साहब के जमाने में ये एग्रीमेंट हुआ था और बड़ी भारी रिश्वत लेने के बाद हुआ था। असल चेहरा पूरा पाकिस्तान जानता है पीपल्स पार्टी का। कराची के लोग तो भुगत रहे हैं इन लोगों को। ये सारी करप्शन और जितने भी इस किस्म के काम हुए हैं, कराची को तबाह किया गया है, सिंध को तबाह किया गया है, पीपल्स पार्टी के ही जमाने में हुआ है। मुल्क तोड़ दिया गया है, इनके जमाने में तो मुल्क टूटा है। तो दहशतगर्दी की अलामत है और ये तबाह करने का प्लान है पूरे सूबे का। वज़ीर तालीम सईद गनी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची फ़हीम उज़्ज़मा को भी बुलाना चाहिए। अलादीन पार्क की दुकानों पर कब्ज़े से मुताल्लिक़ सवाल पर सईद गनी ने कहा है कि अगर फ़हीम उज़्ज़मा ने अलादीन पार्क पर कब्ज़े के ज़िम्मेदारान का बताया है तो अदालत को उनका बयान ज़रूर लेना चाहिए। फ़हीम उज़्ज़मा साहब की ये बात नहीं सुनी है, लेकिन अगर उन्होंने ये बात कही है
तो अदालत को इस पर भी ज़ाहिर है कि इसका पूरा रिकॉर्ड लेना चाहिए, फ़हीमुज़्ज़मान साहब को बुलाना चाहिए कि ये सारी चीज़ें किस तरह से हुई हैं और जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ उनको बात करनी चाहिए। वज़ीर आला सिंध पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरक्की तो गिनवाते रहे, लेकिन एक मंसूबा ऐसे है जो वज़ीर आला सिंध की चिड़ बन चुका। जहां सवाल होता है मुराद अली शाह गुस्से में आ जाते हैं। जिस मंसूबे के लिए बजट में रकम रखी, काबीना ने मंजूरी दी, उसे भूल भी जाते हैं। नहीं कहा, कौन सा बजट पढ़ लिया आपने? आप संजय इसको गलत डायरेक्शन में अपने चैनल के इन्फ्लुएंस में आके ना ले जाएं। मेहरबानी करके ये स्पिन उसमें ना डालें। नूरियाबाद करप्शन केस मुराद अली शाह की ऐसी चिड़ बना है कि जिक्र सुनते ही सीख पा हो जाते हैं। आज भी समा का नूरियाबाद से मुताल्लिक सवाल मुराद अली शाह को नागवार गुजरा। पूछा गया था कि नूरियाबाद पावर प्रोजेक्ट को माजी में कितनी रकम दी गई और इस बजट में कितने देने का इरादा है। एक बार फिर सुनिए। नूरियाबाद पावर प्रोजेक्ट के लिए नहीं कहा, कौन सा बजट पढ़ लिया आपने? अगर नहीं कहने वाले मुराद अली शाह की याददाश्त कमजोर हो गई है तो उन्हें याद दिला देते हैं। गुज़िश्ता माली साल के बजट से ही नूरियाबाद पावर प्रोजेक्ट को 7 अरब 66 करोड़ रुपए दिए गए थे। 17 जून 2020 को सिंध काबीना के इजलास में इस रकम के इजरा की मंजूरी के दस्तावेज भी मौजूद हैं। बल्कि जून 2021 की 4 तारीख को होने वाले काबीना इजलास में भी नूरियाबाद को रकम की अदायगी एजेंडे का हिस्सा था। मगर इससे पहले नूरियाबाद पावर केस में होने वाली आम पेशरफ्त ने मुराद अली शाह को इस इरादे से बाज रखा और वो पेशरफ्त थी साबिक चीफ सेक्रेटरी एजाज चौधरी का नैब में दिया गया बयान, जिसमें एजाज चौधरी ने कहा है कि मुराद अली शाह ने 2013 में नूरियाबाद पावर प्रोजेक्ट को गैर कानूनी तौर पर 9 अरब रुपए जारी किए थे। मुराद अली शाह के खिलाफ इस केस में ठोस सबूत आने की वजह से एहतसाब अदालत ने मुराद अली शाह पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 30 जून की तारीख मुकर्रर कर रखी है। सवाल तो होगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा समा के सवालों से घबराने लगे। मुराद अली शाह भी सवाल का जवाब ना दे सके तो तंज करने लगे। माजी में भी पीपल्स पार्टी के रहनुमा सवालों पर बुरा बनाते रहे हैं। यार एक ही कर लो, एक तो मौका दे लो। सवाल क्यों चुपते हैं, जवाब क्यों नहीं दे पाते? जियाली सरकार समा के सवालात पर बरहम क्यों होती है? अदालत आपको आपकी हुकूमत को छोड़ आपको ये भी कहती है कि में काम नहीं होता, अदालत आप पर करे। आप कहते हैं कि रिपोर्ट साहब ही करें तो शर्म और हया सहाफियों को आप कहते हैं आनी चाहिए। आप संजय इसको गलत डायरेक्शन में अपने चैनल के इन्फ्लुएंस में आके ना ले जाएं। बीबी हुकूमत का वजीर हो या मुशीर, कारकर्दगी से मुतालिक दरियाफ्त करना उन्हें एक आंख नहीं भाता। आप लोगों ने जो किया हमारे साथ वो अभी भी कर रहे हैं, चल रहा है, सिर्फ आपकी मर्जी, आपका चैनल है, जो मर्जी करें आप। समा को सिर्फ सिंध नजर आता है, आपको टास्क दिया जाता है अच्छी चीज मत दिखाओ, बुरी चीज दिखाओ। कभी सवाल करने पर धमकाया जाता है। इसको समझा। विफाकी हुकूमत को नसीहत करने वाले बिलावल से पूछा गया कि पीपी ने अपने दौर में इन मशवरों पर अमल क्यों ना किया, तो बुरा मान गए। पार्टी के दौर को देखें तो हालात आपके सामने चाहिए, रेलवे और दीगर इदारे ऐसे गिरे कि दोबारा फिर उनसे उठ नहीं सके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और समा के दरमियान इतना खास मोहब्बत है, उनके लिए तो हकायक भी तब्दील हो जाता है। कोई बुरा माने या भला जाने, समाबादी ले गया, सवाल तो होगा। और अब खबर ये कि नैब ने जाली अकाउंट्स के जरिए लूटी हुई रकम असल मालिकान को वापस करना शुरू कर दी है। 8 करोड़ 14 लाख के चेक सिंध हुकूमत और सिंध बैंक के हवाले कर दिए हैं। नैब ने जाली अकाउंट्स के जरिए लूटी रकम असल मालिकान को वापस करना शुरू कर दी है। 8 करोड़ 14 लाख के चेक सिंध हुकूमत और सिंध बैंक के हवाले कर दिए हैं। बात करेंगे सुहेल रशीद से। सुहेल, ये बताइएगा कि रकम किस किस फ्रॉड केस से वसूल की गई है? जी देखें, ये सिंध बैंक को कर्ज के नाम पर फ्रॉड से नुकसान पहुंचाने का एक रेफरेंस था, उसमें कुछ प्री बार्गेन की गई थी। इसी तरह सिंध रोशन प्रोग्राम में प्री बार्गेन से जो बरामद की रकम की गई थी उसको अब वापस करना शुरू कर दिया गया है। आज डीजी नैब रावलपिंडी इरफान मंगी ने चेक तकसीम किए हैं, सिंध हुकूमत के हुकाम के हवाले किए हैं, जबकि सिंध बैंक के
जो उसमें से कर्ज के नाम पर निकाली गई रकम थी उसकी वापसी का सिलसिला शुरू किया जा चुका है। आज ही ये अहम पेशरफ्त सामने आई है और अब जो जितनी भी 23 अरब रुपए की रकम बरामद की गई है, नायब का ऐसा कहना है कि वो सब जो है वो मुतल्लिका हुकाम के हवाले और जो प्राइवेट रकम है प्राइवेट अफराद के हवाले वापस की जाएगी। आज डीजी नायब रावलपिंडी की जानिब से ये तमाम टैक्स जो है वो हवाले किए जा चुके हैं और साथ ही जो पेशरफ्त रिपोर्ट है वो भी जारी कर दी गई है और ये बताया गया है कि अब तक इस स्कैंडल में 14 रेफरेंस दायर किए गए हैं, जबकि 13 इंक्वायरी और 18 इन्वेस्टिगेशन अब भी जारी हैं। इसी तरह कुल 57 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया था, जबकि 10 जारी करार दिए जा चुके हैं, जबकि 186 मुलजमान के नाम अब भी ECL पर हैं और अभी 57 मुलजमान गिरफ्तार भी हुए हैं। तफसील के लिए आपका शुक्रिया सुहेल। लाहौर से खबर, जहां नामालूम अफराद ने प्लाजा मालिक को कत्ल करके लाश उसी प्लाजे की बेसमेंट में फेंक दी। मकतूल 3 बच्चों का बाप था। पुलिस ने लेन देन के तनाज़े समेत मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश शुरू कर दी। जहांगीर खान की रिपोर्ट। कारोबारी अदावत या जाती रंजिश, लिटन रोड पर प्लाजे का मालिक कत्ल कर दिया गया। इकबाल टाउन के रिहायशी अवैस खालिद ने लिटन रोड पर वाक़े प्लाजा कुछ अर्सा पहले ही खरीदा, अब फरोख्त का इरादा था। डील के लिए कॉल मौसूल हुई, जिसके बाद लापता हो गए और लाश कुछ ही घंटे बाद प्लाजे की बेसमेंट से मिल गई। कत्ल करने के बाद शटर बंद करके अंदर, किसी को शक भी नहीं पड़ा कि वो कहाँ है। 2 दफ़ा लड़के गए, बाहर से घूम कर आ गए। मिसिंग है गाड़ी और मोबाइल्स हैं, 2 मोबाइल हैं, वैलेट है सारा, उसके अंदर कार्ड्स हैं, एक चेक था, वो सब लेके चले गए। मकतूल 3 बच्चों का बाप था। शिद्दत गम से निढाल गुस्सा कहते हैं कि किसी से दुश्मनी नहीं। हमें तो इंसाफ चाहिए, इस तरह तो जवान बच्चे इसी तरह जाएंगे दुनिया से, कोई पूछने वाला नहीं है उनको। पुलिस ने प्लाजे के इर्द गिर्द लगे कैमरों का रिकॉर्ड और जाए वकुआ से फिंगरप्रिंट्स लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। गुजरावाला में जनरल स्टोर में डकैती, मुलजिमान पैसों का गल्ला भी साथ ले गए। 2 डाकुओं ने असलहा तान कर जनरल स्टोर के मालिक और ग्राहकों से लूट मार की, जाते जाते गल्ला भी साथ ले गए। वारदात की CCTV फुटेज भी मंजर-ए-आम पर आ गई है। डाकुओं को बिला खौफ लूट मार करके फरार होते हुए देखा जा सकता है। डाकू 25,000 रुपये कैश, मोबाइल फ़ोन्स और कार्ड ले गए हैं। सदर पुलिस का कहना है कि फुटेज की मदद से मुलजिमान की गिरफ्तारी की कोशिशें की जा रही हैं। और सहराई थर में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। कलोई, नोकोट और दीगर इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया, जबकि गर्मी का जोर टूट गया है। सहराई थर में बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। कलोई, नोकोट और दीगर इलाकों में बारिश हुई है, जिससे मौसम खुशगवार हो गया और ऐसे में गर्मी का जोर भी कम हो गया है। उधर लाड़काना में आंधी और बारिश के बाइस घर की दीवार गिर गई। वालिद और बेटा जाँ बहक, बेटी जख्मी हुई। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। लाड़काना में आंधी और बारिश के बाइस घर की दीवार गिर गई है। वालिद और बेटा जाँ बहक, जबकि बेटी जख्मी हुई है और उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मुल्क भर में प्री मानसून बारिशें जारी हैं। महकमा मौसमियात ने रवां माह के आखिर से मानसून के आगाज़ की पेशगोई कर दी है। शिमाली और बालाई इलाकों में मामूल से ज़्यादा बारिशें मुतवक्के हैं। ज़्यादा आबादी वाले शहरियों के बासियों को मुहतात रहने की हिदायत कर दी गई है। आबिद अली की रिपोर्ट देखिए। प्री मानसून बारिशें तो शुरू हैं, मगर इस साल मानसून की बारिशें भी वक्त से पहले होंगी। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सैकड़ों मिलीमीटर बारिशें होंगी, तो कुछ हिस्सों में गर्मी भी शिद्दत की पड़ेगी। एक तरफ मुल्क के मैदानी इलाकों में गर्मी अपने जोबन पर होगी, इसी दौरान मुल्क के शिमाली और बालाई इलाकों में मानसून की बारिशें मामूल से ज्यादा बरसेंगी। पंजाब के नॉर्दर्न पार्ट्स, नॉर्दर्न बलूचिस्तान, इस तरह कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में जो है वो हम अबव नॉर्मल जो है, स्लाइटली अबव नॉर्मल जो रेनफॉल है मानसून की वो एक्सपेक्ट की जा सकती है। गुज़िश्ता चंद सालों में कुछ मुकामात पर मानसून की शिद्दत में तेजी आने लगी है, जिसके बायस महकमे मौसमियात ने बड़े शहरों के लिए अलर्ट जारी कर दिया। खासतौर पे लाहौर है, अर्बन हब है हमारा, कराची है, इन तमाम एरियाज के अंदर जो है वो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की फ्रीक्वेंसी जो है बढ़ रही है। रेनफॉल एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो हैं वो जो हमारे अर्बन सेंटर्स हैं उसमें हो सकते हैं। मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं कि कार्बन गैस का इखराज बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आइंदा सालों में मानसून की शिद्दत में मजीद तेजी आ सकती है। कैमरामैन ज़ियाफत अब्बासी के साथ आबिद अली, समा, इस्लामाबाद। कुछ मजीद खबरें मगर ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। मुल्क भर में कोरोना वायरस से हलाकतों और मुस्बत केसेस में मुसलसल कमी का सिलसिला जारी है। 24 घंटे के दौरान 46 अफराद इंतकाल कर गए।
अमवात की मजमूई तादाद 21,874 हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ 37,000 से ज़ायद कोरोना टेस्ट किए गए, 1,119 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस वक्त मुल्क में 36,215 एक्टिव केसेस हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कराची के इलाके महमूदाबाद में ग्रीन बेल्ट पर कायम किए इलेक्ट्रिक का ग्रिड स्टेशन 2 माह में खत्म करने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में ग्रीन बेल्ट पर तामीलात के खिलाफ केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, महमूदाबाद में के इलेक्ट्रिक का ग्रिड स्टेशन ग्रीन बेल्ट पर कायम है, 2 माह के अंदर अंदर ग्रिड स्टेशन को ग्रीन बेल्ट से हटाया जाए। अदालत ने KMC को ग्रीन बेल्ट की असल पोजीशन बहाल करने का हुक्म देते हुए पार्क बनाने की हिदायत भी कर दी। अदालत ने वाजे कर दिया कि ग्रीन बेल्ट को कमर्शियल सरगर्मी के लिए इस्तेमाल की इजाजत नहीं दे सकते। अब आपको ये बताएं, प्रैंक की आड़ में इस खबर के हवाले से भी आपको बताएंगे। अभी आपको ये बताएं कि बलूचिस्तान असेंबली की अपोजिशन जमातों ने बजट में नज़रअंदाज किए जाने का इल्ज़ाम लगाकर कौमी शाहराहें बंद कर दी हैं। कहते हैं मुतालिबात ना माने गए तो एहतजाज सख्त किया जाएगा। मोहम्मद आतिफ की रिपोर्ट। बजट में नज़रअंदाज किए जाने और हलकों में मुदाखलत का इल्ज़ाम, बलूचिस्तान असम्बली की अपोजिशन जमातों का एहतजाज जारी। सूबे भर की कौमी शाहराएं धरना देकर ब्लॉक कर दी। ये हुकूमत जो है वो ना असम्बली की अहमियत को समझती है, ना असम्बली को अहमियत देती है, ना असम्बली में होने वाले बहस और मुबाहिसों पे तवज्जो देती है। न ये हुकूमत आइन को मानती है, न ये हुकूमत कानून को मानती है। धरनों के बायस कौमी शाहराहों पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गईं। शहरी और ट्रांसपोर्टर परेशान रहे। हमको ये मुश्किल कि सुबह से खड़ा है, अभी तक छोटी गाड़ी भी जा रहा है और जिसका मेहमान है वो जा रहा है, लेकिन हमारे बस खड़ा है, सुबह से न चाय पिया है न कुछ। बस वो आ रहा है अपने हिंदवाने का, लेकिन कह रहा है कि हमारे वो है मुतालिबा है इमरान खान से, लेकिन इमरान खान से कुछ नहीं है, लेकिन हमको जलील कर रहा है बस। अपोजिशन रहनुमाओं का कहना है कि मुतालबात ना माने गए तो सख्त एहतजाज करेंगे। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ मोहम्मद आतिफ, समा, कोयटा। और अभी आपको बताएं कि मदरसे के मुफ्ती की तालिब इल्म से मुबैना बदफेली, IG पंजाब के हुक्म पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उस्ताद की तरफ से तालिब इल्म को 3 साल ब्लैकमेल किया गया। मुकदमे में बदफेली और जान से मारने की धमकियों की दफ़ात भी शामिल हैं। तो मदरसे के तालिब इल्म से मुबैना बदफेली मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा IG के हुक्म पर दर्ज किया गया है। तालिब इल्म ने बदफेली की वीडियो और कॉल्स बतौर सबूत भी पेश कर दी हैं। उस्ताद की तरफ से तालिब इल्म को 3 साल ब्लैकमेल किया गया, पुलिस की जानिब से ऐसा बताया गया। समग्र नुमाइंदे जहांगीर खान हमारे साथ मौजूद हैं। जहांगीर, बताइएगा कि क्या कार्रवाई होगी अब इस सिलसिले में मजीद? ये मुकदमा जो है थाना नॉर्थ कैंट में मुतासरा तालिब इल्म की मुद्दत में दर्ज किया गया और इसमें जो दफात हैं वो 337 और 506 यानी बदफेली और कत्ल की धमकियां देने की दफात के तहत ये मुकदमा मुफ्ती समेत 5 अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया है। इसमें जो मुद्दई मुकदमा है उसने ये मौका इख्तियार किया है कि इसको 3 साल से बदफेली का निशाना बनाया जाता रहा और इसके बाद इसने इस सारा मामला जो है ये हुकाम बाला के सामने लाने के लिए इसकी वीडियो बनवाई है, जिसके बाद सबूत के तौर पर ये वीडियो पुलिस को पेश कर दी गई है। पुलिस ने गुज़िश्ता रात भी मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए रेड किया था, लेकिन कामयाबी नहीं हो सकी। पुलिस का कहना है कि कानून के मुताबिक कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी और मुख्तलिफ मुकामात पर जो है वो मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं और मजीद जो हकायक हैं वो मुलजिम की गिरफ्तारी के बाद तफ्तीश में सामने आएंगे। बहुत शुक्रिया आपका। स्पोर्ट्स न्यूज में आपको बताएं कि सरफराज अहमद की कोयटा ग्लैडिएटर्स की मायूस कुन परफॉर्मेंस ने PSL 6 से बाहर कर दिया। मुल्तान सुल्तान्स ने 110 रन से शिकस्त दे दी। ग्लैडिएटर्स सिर्फ 73 रन पर ढेर हो गए। रावलपिंडी के इलाका एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी के रिहायशी इंतजामिया की बेहिसी और गफलत के बायस मसाइल से दो चार। पानी की अदम फरामी ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। बुनियादी सहूलत की महरूमी का अहवाल जानते हैं रिहायशी। उमर अमीन की जुबान। मैं हूं उमर अमीन। मेरा ताल्लुक है रावलपिंडी के इलाके एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी सेक्टर 4 से। यहाँ की रहायशी पानी ऐसी बुनियादी सहूलत से महरूम है। रहायशी सोसाइटी के वजूद से अब तक पानी की बूंद बूंद को तरस रहे। इंतजामिया ने पाइपलाइन तो बिछा दी लेकिन पानी देना शायद भूल गए। मकीनों ने मुतलका अदारों को कई बार दरख्वास्तें दी लेकिन कोई सुनवाई ना हुई। अलबत्ता टैंकर माफिया की खूब कमाई हो रही है। पानी का एक टैंकर 1200 से 1500 रुपए में मिलता है, यानी हर घर का माहाना खर्चा 8 से
10,000 रुपया। आखिर हमारी प्यास कौन बुझाएगा? इस इलाके को पानी कब मिलेगा? और अभी आपको बताएं कि कोयटा में 1 साल कबल शादी करने वाले जोड़े को एक ही साथ 5 बच्चों की पैदाइश की खुशी नसीब हुई। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मुजीबुल्लाह। कोयटा के रिहायशी वलीजान अचकजई के यहाँ बैक वक्त 5 बच्चों की विलादत। 1 साल कबल लॉकडाउन के दौरान शादी करने वाले वलीजान एक ही दिन में 3 बेटों और 2 बेटियों का बाप बन गया। अल्लाह मेरे बच्चों को सेहत दे। अल्लाह ने मुझे 5 बच्चों से नवाजा है और बहुत बड़ी नेमत है ये। औलाद बहुत बड़ी नेमत होती है। अल्लाह ताला हर किसी को 5 से बढ़कर दे दे। अस्पताल इंतजामिया भी वलीजान की खुशी में शरीक हुई, मिठाइयाँ तकसीम की और मुफ्त इलाज करने का ऐलान कर दिया। सीजर का केस था तो फिर हमारे डॉक्टरों ने इसको नॉर्मल डिलीवर किया, जिसमें से 5 बच्चों की विलादत हुई है, जिसमें से जो 3 जो है वो मेल है, 3 बेबी और 2 बेबी जो है वो फीमेल है। और इस खुशी में हॉस्पिटल जो जितने भी अखराजात है ये हॉस्पिटल ने अफोर्ड किया। नौज़ादा बच्चों के वालिद वलीजान मजीद बच्चों के ख्वाहिशमंद हैं। कहते हैं हमारे कबीले में बड़ा कुंबा फख्र की अलामत है। कैमरामैन शहजाद अनवर के साथ मुजीबुल्लाह, समा, कोयटा। खबरों की अपडेट्स के लिए आप विजिट कीजिए sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।